नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो लखीमपुर खीरी पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है और खासकर विपक्ष के आगे और विपक्ष में भी कांग्रेस के आगे झुकती हुई नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। उसके अलावा जो भी घटनाक्रम है उस पर भी बातें होंगी और साथ साथ सुबह से लेकर के अभी शाम तक और घटनाक्रम अभी जारी है, उस पर क्या कुछ चल रहा है वो भी साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे और उस पर चर्चा करते चलेंगे। तो जैसा आप जान रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से प्रियंका गांधी जो हैं वो हिरासत में थी, गिरफ्तार थी। वो पुलिस ने गिरफ्तारी कल शो कर दी थी और आज उनको छोड़ दिया गया है, गिरफ्तारी उनकी खत्म हो गई है। लेकिन यह भी कहा गया है जस्टिस लोकुर, जो कि पूर्व जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस माफ करें, जस्टिस जो हैं वो ऑफ इंडिया मतलब सीजेआई के, माफ करें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, पूर्व जस्टिस लोकुर ने कहा है कि ये हिरासत जो है प्रियंका गांधी जी की वो सही नहीं थी, वो वैध नहीं थी, अवैध थी। वो क्यों अवैध थी उस पर भी बहुत सारी चर्चा हुई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज राहुल गांधी जो सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सीधे निकले दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए, और लखनऊ से वहां पर भी एक हाई प्रोफाइल घटनाक्रम, जो कहेंगे ड्रामा तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत लोग ड्रामा यूज करते हैं, लेकिन वो घटनाक्रम है। उस घटनाक्रम के बाद वो बाहर निकले, अपने कहे अनुसार बाहर से जिस गेट से निकलना चाहते थे उस गेट से निकले और वहां से सीधे अपनी बहन प्रियंका गांधी के पास सीतापुर, और सीतापुर से अब सीधे लखीमपुर खीरी के रास्ते में हैं। लेकिन इस घटनाक्रम में क्या कुछ घटा है, क्या कुछ हुआ है, ये सबसे पहले आइए देखते हैं। और उसके साथ साथ सबसे पहला घटनाक्रम जो है वो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह सुबह। प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ की यात्रा पर थे, लेकिन उन्होंने वो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखीमपुर खीरी जाना उन्होंने उचित नहीं समझा। क्यों उचित नहीं समझा, ये सवाल भी पूछ रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के साथ साथ राहुल गांधी सीधे निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, और सीधे पहुंच जाते हैं लखनऊ। लेकिन लखनऊ के बाद क्या कुछ हुआ, ये सारी बातें हम करेंगे और इन बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले उन सबसे परिचय करवाऊं और फिर आगे के घटनाक्रम पर जो कुछ भी हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश बादल जी जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं राजेश बादल जी को, और उसके साथ साथ राजेश बादल जी के साथ साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साधना भारती। साधना जी, आज चूंकि कांग्रेस का दिन है और कांग्रेस का दिन क्यों है ये इस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो साधना जी आपका भी स्वागत है, राजेश बादल जी आपका स्वागत है, और स्वागत है प्रेम कुमार जी आपका, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ते रहे हैं प्रेम कुमार जी, और साथ साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे ऑनलाइन एडिटर। तो आप चारों महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं, हमारे वरिष्ठ पैनलिस्टों का, और साथ साथ स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आप भी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के जरिए रख सकते हैं और अपनी बातों को देश दुनिया तक पहुंचाने
में हमारी मदद कर सकते हैं। अपनी बातों को रखिए। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उससे पहले आइए देखते हैं पूरे घटनाक्रम को एक फ्रेम में कि क्या कुछ हुआ, कैसे दिल्ली से लेकर के लखीमपुर खीरी तक क्या कुछ चल रहा है। आइए इसे देखते हैं। तो देखिए, सुबह 11 बजे राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 12:45 पर पौन बजे निकलते हैं सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उसके बाद दोपहर 2 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते हैं। ये आप देखिए विजुअल्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से लखीमपुर खीरी वाया लखनऊ आपको दिखा रहे हैं। 2:20 पर एयरपोर्ट से ये जहाज से निकल करके और जो बस है उसमें बैठते हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वहां से अधिकारियों से बहस होती है। आप देखिए 2:25 पर एयरपोर्ट पे और 2:40 पर धरने पर बैठ जाते हैं राहुल गांधी। ये 2:40, 3 बजे राहुल गांधी निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। लखनऊ एयरपोर्ट से 3 बजे बाहर निकलते हैं और लखीमपुर के लिए रवाना होते हैं। लखीमपुर के लिए रवाना होने से पहले ये वाया सीतापुर है, यानी कि अपनी बहन प्रियंका गांधी के पास जाने के लिए निकलते हैं। तो ये पूरा फ्रेम 3:17। आप देखिए 11 बजे से लेकर 3:17 तक क्या कुछ हुआ है, ये एक विंडो में आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो घटनाक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 8 विंडो में अलग अलग घटनाक्रम हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसके बाद योगी सरकार बैकफुट पर है। क्यों हम कह रहे हैं कि योगी सरकार बैकफुट पर है, यही यहां बताने समझाने की हम कोशिश करेंगे, अपनी बातों को, अपने विचारों को रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा मसला जो है पिछले 3 दिनों से आप लोग देख रहे हैं। अब प्रियंका गांधी वो अपने जो गिरफ्तार थी वो भी छूट चुकी हैं। आइए प्रियंका गांधी गिरफ्तारी के बाद जब बाहर निकल रही हैं तो वो विजुअल भी आपको दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी जब छूटती हैं हिरासत से, गिरफ्तारी से, हिरासत नहीं गिरफ्तारी कहेंगे, उससे निकलती हैं तो क्या कुछ होता है, क्या विजुअल है, ये भी देख लेते हैं। सीधे साधना भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। आज का दिन पूरा का पूरा राहुल गांधी के नाम देखा जा रहा है। राहुल गांधी हैं जो अब ऐसा कहा जा रहा है कि उनके कारण सरकार, योगी सरकार झुकती हुई नजर आई और सीधे अब न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कल अखिलेश यादव भी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि मैं भी और अपनी टोली के साथ पहुंचूंगा लखीमपुर खीरी। तो राहुल गांधी की भूमिका के साथ साथ क्या कांग्रेस का उत्साह इस वक्त, जैसा आपके चेहरे से भी नजर आ रहा है, थोड़ा हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर नजर आ रही है, ये उत्साह में जो बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी क्या उत्तर प्रदेश वाया पंजाब भी है? देखिए आदरणीय राजीव जी, सबसे जरूरी बात मुझे यहाँ लगती है, जरूरी है कहना कि उत्साह का समय मुझे लगता नहीं है अभी है। उत्साहित होने का समय इसलिए नहीं लगता मुझे क्योंकि अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी तक अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया गया। एक मंत्री जो गृह राज्य मंत्री है, शायद हमारे देश का दुर्भाग्य कह लीजिए कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो तड़ीपार रह चुके हैं। दूसरे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो कि खुद एक हत्या के आरोपी रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्रिमिनल रही है। कुछ ही दिन पहले वो धमकाते नजर आ रहे थे किसानों को कि मैं 2 मिनट में सुधार दूंगा, 2 मिनट में समझा दूंगा। और मुझे लगता है उसके बाद उनके सुपुत्र द्वारा किसानों का इस तरह से बर्बरता पूर्वक रौंद दिया जाना किसानों को, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ इस घटना की और श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ उन किसानों के जिन्होंने शहादत दे दी, जिनकी हत्या कर दी गई। तो मुझे लगता है कि ये कोई उत्साह मनाने का भी समय नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने दमखम के साथ लड़ाई लड़ी है किसानों की। और हम आज से नहीं लड़ रहे, हम तो पहले भी ये भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे, तब भी लड़ाई लड़ी थी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने। आपको याद होगा आदरणीय राजीव जी, 1977 का वो समय जब दलितों का नरसंहार हुआ बिहार के अंदर, और उस समय पर इंदिरा गांधी जी विपक्ष में थी और मुख्य भूमिका जब विपक्ष में उन्होंने निभाई तो बारिश बहुत तेज हो रही थी, उसके बावजूद वो वहां पर गई और पीड़ितों से मुलाकात की, उनके परिवारों से मुलाकात की, सांत्वना दी, उनका साथ देने का काम किया और जनता ने उन्हें सराखों पर बिठाया। लेकिन
उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ, उस समय भी तो लोकतंत्र था और आज भी लोकतंत्र है, मगर ये कितना अंतर है उस समय और आज के लोकतंत्र में कि तब नहीं रोका गया, तब उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था इंदिरा गांधी जी को। लेकिन आज जब उन्हीं की पोती प्रियंका गांधी जी जब आतताइयों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठाती हैं, तो 144 धारा जरूर लगी है, लेकिन मात्र 2 लोग जाते हैं, प्रियंका गांधी जी स्वयं और उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा जी। उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, वीडियो सामने आई, और उसके बाद कहा गया उनको पहले हिरासत में लिया गया है, फिर आपने बिना FIR, बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया। अब मैं पूछना चाहती हूं कि आज ऐसा क्या हो गया कि पहले जाने की अनुमति दे दी, फिर एयरपोर्ट पर बवाल मचा दिया, उसके बाद देश के कोने कोने से लोग एकत्रित होना शुरू हो रहे हैं वहां पर लखीमपुर खीरी में। मुझे लगता है ये आवाज किसानों की आवाज है, ये आवाज गरीबों और मजदूरों की आवाज है, ये आवाज पीड़ितों की आवाज है। और आदरणीय राजीव जी, आज जब आप चर्चा कर रहे हैं और जब आज आप बोल रहे हैं इस मुद्दे पर, तो मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों की मजबूरी बन गई है इस पर जवाब देना। लेकिन अभी कुछ ही दिन पूर्व की घटना मैं आपको बता देती हूँ। बहराइच में जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो मायाराम लोधी को, क्योंकि उनके घर की बहू को जबरन वोट देने के लिए उन पर दबाव बनाया गया और अगवा करने तक की बात आ गई, तो मायाराम लोधी को पीट पीट कर केवल अपने बहू की रक्षा करने के जुर्म में मैं कहती हूं कि पीट पीट कर भाजपा के गुंडों द्वारा हत्या कर दी गई, मार दिया गया। उनके बेटा उनका विकलांग है, कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। आज सरकारी नौकरी दी जा रही है और हम सब जानते हैं कि देश में सरकारी नौकरियां अब नहीं है, रोजगार नहीं है। तो मुझे लगता है भाजपा सरकार ने इन नौकरियों को संभाल के रखा है कि अब पहले मौतें की जाएंगी, हत्याएं की जाएंगी और फिर तोहफे में मुआवजा और नौकरियां देने का काम किया जाएगा। मुझे एक और प्रश्न चिन्ह मैं लगाना चाहती हूं इस बात पर। जब लगातार आज मैं चैनलों पर बैठ रही हूं, कल भी बैठी थी, कुछ पत्रकार मुझसे ये पूछते हैं कि आपने तो आंदोलन आप अब क्यों कर रहे हैं, ये तो मुआवजा दे दिया। मैं पूछती हूँ, किसी की हत्या कर दी जाए और उसके बाद उसके परिवार को कहा जाए अब रो मत, अब आपको रोना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, हमने आपको मुआवजा दे दिया है, हमने आपको नौकरी दे दी है। मैं पूछती हूं कि अजय मिश्रा को बर्खास्त कब किया जाएगा, कब अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी होगी? आपने प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, मगर जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं जांच होगी। ये कौन सा कानून पढ़ाया जाता है कि पहले जिसके खिलाफ FIR दर्ज है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, वो आरोपी खुला घूम रहा है और अब पहले जांच होगी उसके बाद गिरफ्तारी होती है? क्या कभी ऐसा होता है क्या? तो देखिए, ऐसी बात है कि जब पापा भय गृह मंत्री तो अब डर काहे का। ये कैसे शैतान पलने लगे हैं जिन्हें किसानों के आंदोलन भी खलने लगे हैं, और ये सत्ताधीशों के शहजादे जब किसानों का आंदोलन नहीं कुचल पाए तो अपनी कारों से किसानों को ही कुचलने लगे हैं। ये भर्त्सना करती हूं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हिंदुस्तान में हुआ। और मुझे लगता है कि अब ये बोलना जरूरी है कि हम कोई सियासत नहीं कर रहे। ये कहते हैं भाजपा के लोग और लगातार ये प्रश्न किया जाता है हमसे कि हम सियासत कर रहे हैं लाशों पर। अरे लाशें किसने बिछाई? लाशें बिछाई भाजपा के मंत्री के बेटे ने, लाशें बिछाई भाजपा के शासन ने। लगातार एक के बाद एक खबर आती है, कभी व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, कभी बेटी का बलात्कार कर दिया जाता है, इनके विधायक, इनके मंत्री सम्मिलित होते हैं, ये वकील बन जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जब सत्ताधीश ही न्यायाधीश बन जाएंगे तो ये सत्ताधीशों के शहजादे कभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं जा पाएंगे। तो मुझे लगता है जरूरी है कि अगर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना है तो ये जो मंत्री साहब बैठे हुए हैं जो लगातार अपने बेटे की वकालत कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये मेरी मांग है। और काले कानून तुरंत वापस करे ये सरकार, तीनों काले कानून रद्द हो और MSP का गारंटी का कानून बने, जिससे ये किसान जो सड़कों पर बैठे हैं ये अच्छे से अपने घर जा सके और दोबारा ऐसी कोई स्थिति हमें ना देखने को मिले। जी साधना जी, बिल्कुल। और आप सीधे आपकी बातों से ही एक सवाल के साथ सीधे आना चाहूंगा प्रेम कुमार जी आपके पास। ओवरऑल कहा यह जा रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो कह रही है कि विपक्ष इस गंभीर मसले पर राजनीति कर रहा है। आपको यहां राजनीति होते हुए दिखाई दे रही है? विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो विपक्षी दल जो हैं वो जाना चाहते हैं वहां, अभी तक जाना चाहते थे, अब आज राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों को अब परमिशन दे दी गई है, इजाजत मिल गई है कि आप जा सकते हैं वहां पर, लखीमपुर खीरी में मिल सकते हैं। लेकिन 3 दिनों के बाद ये घटनाक्रम जो है वो परिवर्तित होता हुआ आज दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ बहुत सारे विजुअल्स भी दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर तक इंटरनेट को रोक दिया गया, बाधित कर दिया गया, कोई भी इंटरनेट की सेवाएं नहीं वहां चल रही हैं अभी भी। ऐसे में बहुत सारे विजुअल्स छन छन के बाहर आ रहे हैं। कुछ पे कोई और भरोसा कर, मतलब अगर आप भरोसा करें तो थोड़ी देर बाद उसका खंडन भी आ रहा है। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में हो रही हैं, आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष की राजनीति यहां पर किस रूप में आप देखते हैं?
देखिए राजीव जी, ये विपक्ष राजनीति नहीं करे और ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करे तो कब राजनीति करे? राजनीतिक दल होते किस लिए हैं? विपक्ष होता किस लिए है? ये घटना क्या आपको सिंपल क्राइम की घटना लगती है क्या कि कुछ लोगों, बदमाशों ने कुछ लोगों को मार दिया और वो मुआवजा दे दीजिए, कंपनसेशन, और बात खत्म? ये घटना महत्वपूर्ण इसलिए है, दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस घटना में केंद्र सरकार का मंत्री, जो कि हिस्ट्री शीटर है, जिस बारे में देश का ध्यान नहीं जा रहा था, इस घटना ने ध्यान दिलाया कि एक हिस्ट्री शीटर को आपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया और वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, खुलेआम धमकी देने वाली बातें कर रहे हैं, वो भी स्पष्ट है, पब्लिक डोमेन में है उनकी बातें। तो उसके बाद ये घटना घटती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, जिस मोदी मंत्रिपरिषद का एक सदस्य, उनकी गाड़ी से किसान आंदोलन के में शामिल लोग कुचले गए हैं। ये जो जिनको कुचला गया है वो भी आम आदमी नहीं, आंदोलनकारी हैं, और जिसने कुचला है वो सरकार है। तो ये सरकार और आंदोलनकारी के बीच की लड़ाई है। दो लोग मुआवजा दे देंगे तो ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। मुआवजा तो वो मनीष गुप्ता मामले में भी दे दिया गया, नौकरी का भरोसा दे दिया गया, लेकिन जिसने क्राइम किया मनीष गुप्ता के साथ, उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो मुख्यमंत्री की जाति का है। अगर वो ये जो उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति चल रही, गलती से वो ब्राह्मण हो जाता तो वो गिरफ्तार होता, लेकिन जो गैर ब्राह्मण है और खास करके अगर मुख्यमंत्री की जाति का है तो उसका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये उदाहरण बना हुआ है। मैं फिर से लौटता हूं उस विषय पर। यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि आंदोलन और सरकार ये दोनों आमने सामने हैं। ये इस घटना का महत्व यह है कि अगर आज आंदोलनकारी डर गए तो आगे आने वाले समय में कोई आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करेगा। आंदोलनकारियों को हमेशा के लिए डराने की वाली ये घटना है। इस समय आज खड़े नहीं हुए तो सरकार एक बहाने बना कर कभी गाड़ियों से कुचलेगी, कभी किसी और चीज से कुचलेगी। मैं एक काल्पनिक बात बताता हूं कि मान लीजिए ईश्वर न करे ये एग्जाम्पल सही हो, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे व्यक्ति को, अगर नेता को, राष्ट्रीय कद के नेता के साथ अगर ऐसा हो कि कोई गाड़ी कुचल जाए तो क्या एक आदमी को किसी गाड़ी के कुचलने की सामान्य घटना मानेंगे हम? नहीं, ये हिंदुस्तान के विपक्ष को पर गाड़ी कुचलने की घटना होगी। उसी तरीके से ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंदोलन, दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन को गाड़ी से कुचलने की एक घटना हुई है, जिसमें भौतिक रूप में जरूर कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन मंशा आंदोलन को मारने की है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद बात आती है विपक्ष के राजनीति की, कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में भी बंद का आयोजन किया गया है, जहां कांग्रेस, एनसीपी सब लोग सत्ता में हैं। तो क्या उनको बंद नहीं करना चाहिए? बंद नहीं करना चाहिए। अगर ये महाराष्ट्र की घटना होती, महाराष्ट्र में घटी घटना होती, तो सत्ताधारी दल वहां की होती, उनको बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चूंकि राष्ट्रीय फलक पर एक ऐसा आंदोलन जिसको कुचलने की कोशिश की गई है, तो इसके विरोध में देश की राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, सबको बोलने की जरूरत है। इसलिए ये बंद मैं जायज मानता हूं। इस तरह के बंद और दूसरे प्रदेशों में, एक मैं स्टोरीज देख रहा हूं सारी मीडिया पर कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा में ऐसा हो गया, ये मुख्यमंत्री वहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं और यहां उत्तर प्रदेश क्यों आए हैं, चन्नी अपना काम छोड़ करके पंजाब क्यों आए हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। पहली बात यह कि जो आंदोलनकारी मारे गए हैं, पंजाब की सिखों की भावना जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है इस मुद्दे को छोड़ दिया जाएगा तो पंजाब की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे चन्नी। वो शौक से नहीं आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं, उनको आना पड़ रहा है क्योंकि सिखों को चुन चुन कर मारा गया है। आप देखेंगे ये भूपेश बघेल जी का उदाहरण कि वो क्यों है, अरे वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। आज वो मौजूद नहीं रहेंगे तो कब मौजूद रहेंगे, फिर किस बात के प्रभारी? तो ये दोनों की मौजूदगी का ये राजनीतिक कारण है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता क्यों चुप हैं? वो क्यों नहीं कवर्धा में बोलते हैं? वो क्यों नहीं राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं? और वो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार रहते हुए खामोश हैं? सबसे गंभीर बात यह है, संवेदना के शब्द नहीं है किसानों के लिए। मुख्यमंत्री ने जरूर मुआवजे का ऐलान किया,
लेकिन क्या संवेदना के शब्द बोले? जरूरत नहीं है क्या संवेदना की? प्रधानमंत्री आए, क्या उन्होंने संवेदना के शब्द बोले? नहीं बोले। गृह मंत्री भी खामोश हैं। जब आंदोलनकारी को आप दुश्मन मानते हैं, पाकिस्तानी खालिस्तानी तमाम चीजें मानते हैं, आप कहां से संवेदना लाएंगे अपनी जुबान पर? आप नफरत पाले हुए आंदोलनकारियों के लिए तो गाड़ियां ही चलाएंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपके मंत्रिपरिषद का एक व्यक्ति उसकी गाड़ी से कुचला गया है। कौन मारा, कौन जिम्मेदार, वो सब छोड़ दीजिए जांच पर, लेकिन एक मंत्री की गाड़ी से यह घटना घटी है, यह भूलने लायक बात नहीं है। इसलिए संक्षेप में जो बात उन्होंने कही है वो यही है कि ये विपक्ष की आज राजनीति नहीं करे तो कब करे? संपूर्ण विपक्ष को एकजुट होकर के राजनीति करने की जरूरत है, क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं हो सकता। जी प्रेम कुमार जी, इससे बड़ा मुद्दा कोई और मुद्दा नहीं हो सकता विपक्ष के लिए भी। और ऐसे ओवरऑल देखें तो ये घटना शर्मनाक है, दुखद है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि किसी के ऊपर गाड़ियों से रौंद देना किसी को अपने आप में ये दिल दहलाने वाली घटना। फिल्मों के सीन कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और एक सीन अगर ऐसे क्रिएट किए जाते हैं फिल्मों में, डायरेक्टर एक्शन बोलता है और ऐसे सीन क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये फिल्मी कथा होती है और उस हिसाब से फिल्माया जाता है, लेकिन यहाँ अगर वास्तविक जीवन में ऐसी चीजें हों तो ये घटना कितनी निर्मम, कितनी दुखद, कितनी भयानक, कितनी विभत्स हो सकती है, उसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। आप लोग देख रहे हैं अलग अलग ढंग से, आप लोगों के पास वो तस्वीरें पहुंच रही होंगी, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी जरिए। हम चूंकि हमारी कुछ सीमाएं हैं, उन तस्वीरों को आप तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे दोस्तों, इसलिए क्योंकि पत्रकारिता में कुछ सीमाओं का बिल्कुल पहले से वो किया गया है, नोटेड है कि हाँ आप ये सब नहीं कर सकते हैं। उनमें से ये भी आता है कि विभत्स चीजों को आप नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो दुर्घटना अपने आप में दुर्घटना नहीं है, सोची समझी साजिश है। और इसमें कहा जा रहा है और ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है कि जो गाड़ी थी वो अजय मिश्रा टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे की गाड़ी थी। और इस बात को तमाम लोग जान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और उसके बाद भी आज 3 दिन बीतने के बाद भी अगर उनके बेटे आशीष जो हैं वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो आखिर क्या कारण है? तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी बातें हैं। और सीधे राजेश जी, अब आप 2 हमारे खास मेहमानों की बात आप सुन चुके हैं और साथ साथ दिन भर के घटनाक्रम को देख रहे हैं, पिछले 3 दिनों के घटनाक्रम को देख रहे हैं। और इसके बाद ये जानना चाहूंगा कि अब यूपी सरकार को आप इस वक्त कहां पाते हैं? ओवरऑल पिछले 3 दिनों से यूपी सरकार, ये कहा जा रहा था कि लीड में है, इस घटनाक्रम को बहुत कायदे से दबा चुकी है। लेकिन जितनी बार ये बात उठी कि विपक्ष का दांव फेल हो गया है, उतनी बार विपक्ष बहुत ही मजबूती के साथ उभरता हुआ दिखाई दिया है। अब यूपी सरकार कहां है? राजीव जी, पहले तो मैं ये बहुत ही स्पष्ट कहना चाहता हूं कि साधना जी और प्रेम कुमार जी ने बड़े अच्छे तरीके से कुछ तर्क रखे हैं और जो सीधे तौर पर लोगों पर असर करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हालांकि लखीमपुर खीरी के उस विभत्स हत्याकांड के लिए अभी 72 घंटे भी नहीं हुए हैं, और अगर हम लोग उस पर पक्ष और प्रतिपक्ष और सरकार की सियासत पर चर्चा करें तो मुझे अंदर से थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि अभी ये वक्त कर्तव्य का है। और कर्तव्य ऐसा कि एक निर्वाचित सरकार को क्या कर्तव्य करना चाहिए। अभी आप बात कर रहे थे कि अरेस्ट किया गया प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी को आप अरेस्ट करने के लिए कल शाम को उनको अरेस्ट करते हैं और गिरफ्तारी दिखाते हैं। एक आरोपी जिसके लिए आई विटनेस है, जिसके नाम पे नामजद FIR है, और वो 3 दिनों से गायब है, 3 दिनों से कई सारे मंचों पर प्रकट हो रहा है। थोड़ा बहुत कानून का अध्ययन मैंने भी किया है। अरेस्ट वारंट की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। प्रियंका गांधी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, वो निश्चित रूप से किसी भी न्यायालय में 5 मिनट भी नहीं ठहरेगी अगर उसको चैलेंज किया जाए तो कहना ही चाहता हूं, जो मैं बात कर्तव्य की बात कर रहा था, कि इस समय कर्तव्य था कि जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित एरिया है, पीड़ित एक पत्रकार भी हमारा साथी शहीद हुआ है, हमारी उसको श्रद्धांजलि भी है। तो एक निर्वाचित हुकूमत क्या कर्तव्य करती है? पहले तो मामले की निष्पक्ष जांच कराए, उसके बाद जो पीड़ित हैं उनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करे। 45 लाख का मुआवजा, वो भी राकेश टिकैत के पहुंचने पर एक एग्रीमेंट के तहत। अरे भाई, ये तो सुमोटो होना चाहिए था।
ये सरकार का कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंच रहा है, उप मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंच रहा है और प्रतिपक्ष अपना कर्तव्य करना चाहता है, तो उस कर्तव्य के रास्ते में बाधा पहुंचाई जा रही है। ये एक बड़ा अजीब सी बात है। और मान लीजिए कि ये सियासत है, तो मैं फिर ये भी कहना चाहता हूं कि इसका मतलब ये है कि फिर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी भी कोई कम सियासत का शिकार नहीं हो रहे हैं। वो अपनी पार्टी के एक वर्ग का भी आक्रमण का शिकार हो रहे हैं, प्रतिपक्ष का हमला भी कर रहे हैं। और ये जो लखीमपुर का जो हत्याकांड है, वो योगी ने जिस आनन फानन में, जिस ताबड़तोड़ जिस तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की है, या जिस तरीके से मुआवजा देने का प्रयास किया है और मामले को ठंडा करने का प्रयास किया है, उससे ये बात साबित है कि जो अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि साजिश है, इसके पीछे सुनियोजित साजिश है, कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी की पार्टी के भीतर ही उनके खिलाफ साजिश हो रही हो। तो मुझे लगता है कि योगी के लिए एक फ्रंट वो और भी नया खुल गया है इस कांड के बाद से। मैं माफ कीजिए, बार बार मुझे अभी भी वो उस कांड की विवश जो घटनाएं हैं, जो तस्वीरें हैं, वो विचलित करती हैं और वो अभी मेरे दिमाग से नहीं जा रही हैं। लेकिन अगर सियासत पर ही बात करनी है तो योगी तरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू तरबूजे पर, नुकसान तो तरबूजे का ही होना है। तो भारतीय जनता पार्टी आला कमान के इशारे पर भी अगर मान लीजिए ऐसा कुछ जो साजिश का संकेत अगर प्रेम कुमार जी का वही है, तो जैसा मैं समझ पाया, और नहीं समझ पाया तो भी है, तो नुकसान तो योगी सरकार को होना है। और योगी सरकार को जो ऐसा नुकसान होना है कि जैसे कि अभी साधना जी ने बेलछी कांड का, मैं उस वक्त पत्रकार था, मुझे याद है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी उस समय इंदिरा जी संन्यास लेने के मूड में थी, राजनीतिक संन्यास लेने के मूड में थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिहार में 8 दलितों और 3 ओबीसी के, मतलब स्वर्णकार थे वो लोग, तो 11 लोगों को जब मेरा ख्याल है कि मई 77 में कोई तारीख थी, 24 या 25 मई 77 की तारीख थी, उस समय जब उनको जिंदा जला दिया गया था, उस जाति के एक निर्दलीय विधायक के समर्थन पर, जिसके मुख्यमंत्री आज बिहार में बैठे हुए हैं, वो उसके बाद से इंदिरा गांधी ने एक संस्मरण में लिखा है कि मैं इतनी विचलित हो गई कि अगर मैं संन्यास ले बैठती हूं तो कमजोर वर्गों का क्या होगा, हाँ, इस देश के आदिवासियों का क्या होगा। अगर, क्योंकि उस समय प्रतिपक्ष था ही क्या, चारों तरफ जनता पार्टी थी, जनता पार्टी के अलावा कोई चीज थी नहीं। तो बेलछी में वो किन प्रतिकूल परिस्थितियों में गई, वहां पटना तक हवाई जहाज से, वहां से, जीप के बाद ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर के बाद हाथी से, और वो हाथी भी ऊपर तक पानी में डूब गया था, तब जाकर के उस किनारे पहुंचता है। भीग जाती हैं पूरी वो बारिश की वजह से, और गांव की एक महिला उनको सूखी धोती साड़ी देती है, और उसके बाद 5 दिन वो वहां रहती हैं। तो 5 दिन बेलछी में रहती हैं, उन्हीं के साथ खाती हैं, उन्हीं के साथ ओढ़ती हैं, उन्हीं के साथ रहती हैं, और उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश करती हैं। लोग दूर दूर से उनके नाम पर आते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि इंदिरा गांधी ने सियासत की, क्योंकि 3 साल के बाद तो उनको फायदा मिला था ना, तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिपक्ष का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य नहीं करना चाहिए। मैं आपको 2017 की याद दिलाता हूं। 2017 में जब मंदसौर में गोलीकांड हुआ था और 6 किसान मारे गए थे, तब राहुल गांधी जिस तरह से वहां गए थे और उसके बाद वो सरकार चली गई थी, तो क्या मतलब था? एक प्रतिपक्ष के नेता का यह दायित्व नहीं बनता कि वो इस देश के गरीब, किसान, शोषित, कुचले हुए वर्गों के समर्थन में उठ खड़ा हो? दूसरी बात। तीसरी बात, जब यही भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको और पीछे ले जाता हूं, मध्य प्रदेश के मुल्ताई में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो 23 किसानों को पुलिस ने गोली से भून दिया था। 23 किसान थे और एक स्कूली छात्र था। तब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विधानसभा में और बाहर सब किया था, तब ये किसी ने आरोप नहीं लगाया कि आप ये सियासत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पक्ष का अपना कर्तव्य होता है, प्रतिपक्ष का अपना कर्तव्य होता है। और माफ कीजिए, इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पक्ष के मोर्चे पर इस तरह से विफल रही है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। मैं एक और उदाहरण कह के अगले चरण के लिए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, इस बात को समाप्त करूंगा कि इंदिरा जी 24 अक्टूबर को 1984 को मध्य प्रदेश के भीकन गांव नाम का एक कस्बा है खरगोन जिले में, और मैं उसे कवर करने खुद गया था। मैंने उनके
करीब करीब 6 यात्राएं उनकी कवर की, 2 बार उनके साक्षात्कार या 3 बार साक्षात्कार लिए। जब वो मंच पर थी तो अचानक उन्हें मालूम पड़ा कि रैली के लिए कुछ आदिवासी आ रहे हैं और वो ट्रैक्टर पलट गया है। वो खामोशी के साथ तुरंत उन्होंने माइक पर आई और उन्होंने कहा कि बहनों और भाइयों, हम लोग सब पत्रकार वहां कवर कर रहे थे, मैं 15 मिनट के लिए मैं आती हूं, आप लोग यहाँ पर बैठ करके सुभाष यादव जी को सुनिए, जो उन दोनों शायद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे या वहां के स्थानीय नेता थे। तो इंदिरा जी उठ गई, अस्पताल गई, एक एक आदिवासियों से मिली, वहां उनके इलाज के लिए उन्होंने खुद जेब से नकद निकाल के सहायता की, अस्पताल में डॉक्टरों को निर्देश दिए और वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम ही नहीं था, क्योंकि किसी को खबर नहीं थी कि इंदिरा गांधी वहां आ रही। तो जो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो स्वाभाविक स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो, अरे ये काम तो पक्ष का होना चाहिए था। अगर प्रतिपक्ष ने किया तो इस बात पर किसी को कोई शिकायत मेरे ख्याल से नहीं, इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि राहुल और प्रियंका दोनों का पुश्तैनी जो प्रदेश है वो तो उत्तर प्रदेश ही है। दिल्ली एक बस गए हैं अलग बात है, लेकिन पूर्वज उनके इलाहाबाद के थे, पूर्वज उनके उत्तर प्रदेश के थे। तो अगर अपने प्रदेश को लेकर के वो, जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने प्रदेश को लेकर कितना संवेदनशील होते हैं, गुजरात, समूचा गुजरात ही एक तरह से पूरे देश पर राज कर रहा है। तो इसमें मुझे नहीं, इस पे कोई अनावश्यक चीजें सोचनी चाहिए कि सियासत की जा रही है या नहीं की जा रही है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर विपक्ष आवाज न उठाए, कमजोरों के लिए, अगर जो वंचित तबका है, वंचित वर्ग है, उसके लिए अगर विपक्ष आवाज न उठाए तो फिर विपक्ष के रहने का काम ही क्या है। और लेकिन क्या विपक्ष कमजोर है? और ये सवाल बार बार उठता है। और इस सवाल के साथ एक बार फिर से साधना जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अमलेंदु जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम में आज सुबह जो घटना, और खासकर एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचने के बाद राहुल गांधी जिस प्रकार धरने पर बैठ गए, और उसके बाद हमने देखा कि उनकी नोकझोंक भी हुई वहां के पुलिसकर्मियों के बीच, सुरक्षा कर्मियों के साथ में, और उसके बाद अपनी बातों को मनवाते हुए बाहर निकले। एक बार चाहूंगा कि उस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से दिखाइए हमारे दर्शकों के लिए भी, जो नहीं देखे हैं उनके लिए भी। और उसके बाद इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा कि एक अलग राहुल गांधी यहां नजर आए हैं। हालांकि भट्टा परसौल से लेकर के बहुत ऐसे मसले आए हैं जहां राहुल गांधी अलग अलग ढंग से दिखाई दिए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर एक अलग ही ढंग से, हालांकि ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये दिल्ली से लेकर लखीमपुर खीरी तक का पूरा जो घटनाक्रम है वो आप देख रहे हैं कि सुबह 11 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट वो 5 बजे पहुंचते हैं, 12:45 पे, फिर 2 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते हैं, और उसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्हें रोका जाता है 2:20 पे। दोपहर 2:25 पर अधिकारियों से उनकी बहस होती है और धरने पर बैठ जाते हैं वो 2:40 पे। 3 बजे उनको परमिशन दी जाती है कि वो एयरपोर्ट से अब निकल सकते हैं। 3 बजे वो निकलते हैं और 3:17 पे राहुल गांधी रवाना होते हैं लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन वाया सीतापुर, जहां पर उनकी बहन प्रियंका गांधी हैं। तो और प्रियंका गांधी भी छूट जाती हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, और प्रियंका गांधी के साथ अब राहुल गांधी सीधा निकलते हैं लखीमपुर खीरी के लिए। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जो घटनाक्रम है वो दिखाएं, उनके जो बयान है वो दिखाएं, लेकिन जब भी हो उसको लेके आइएगा, स्क्रीन पे दिखाएंगे। एक बार आइए बयान देख लेते हैं राहुल गांधी का एयरपोर्ट पे, उसके बाद उसी से कुछ सवालों के साथ अमलेंदु जी आपके पास। ये चाहते हैं कि हम इनके साथ इनकी गाड़ी में जाएं। मैंने इनसे पूछा, आप हमें बताइए, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, आपने कहा कि मैं जा सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है कोई ट्रैप है, जानबूझ कर जा रहा है? 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये अपनी गाड़ी में बिठा के आपको कहीं ले जाएंगे और उस जगह पे नहीं ले जाएंगे? मुझे क्या मालूम,
अमलेंदु जी एक अलग तेवर में दिखाई दिए, सुबह से दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बहुत ही एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जब लखनऊ पहुंचते हैं वहां भी उनका एक अलग तेवर दिखाई दिया। और क्या माना जाए, इस तेवर के कारण ही जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो झुकती हुई नजर आई या कुछ और था? या क्योंकि उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से आप कवर कर रहे हैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा था कि राहुल गांधी ही नहीं तमाम विपक्षी दलों को आप जाने की अनुमति मिल गई है लखीमपुर खीरी? देखिए राजीव जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि राहुल गांधी आज जिस तरीके से नजर आए और प्रियंका 2 दिन जिस तरीके से नजर आ रही थी, तो जो कहा जाए कि राजनीति में इन दो भाई बहनों ने मौज कर दी। मतलब मुसीबत जो है वो सरकार के लिए यूपी और दिल्ली दोनों जगह खड़ी कर दी इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर के। तो ये तो एक राजनीतिक तौर पे साधारण सी प्रतिक्रिया है, लेकिन इसके पीछे की जो चीजें हैं वो सिर्फ इतना पर नहीं है कि राहुल गांधी जो है वो क्रांतिकारी तेवर के साथ नजर आए, प्रियंका क्रांतिकारी तेवर के साथ नजर आई। जाहिर सी बात है विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और दूसरे विपक्षी दलों ने इस तरीके की बहादुरी नहीं दिखाई। हालांकि अभी भी कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बहुत बड़ी फोर्स उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से प्रेम कुमार जी ने भी और राजेश बादल जी ने भी संकेत दिया एक तरीके से कि क्या केंद्र और राज्य के बीच में कुछ चल रहा है जिसकी परिणति इस केस में भी हो रही है। जो अब तक सूचनाएं आ रही हैं, तो हालांकि वो कोई पुष्ट सूचनाएं नहीं है, लेकिन ये सूचनाएं आ रही हैं कि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको शायद इंटेलिजेंस की तरफ से ये सूचना दी गई थी कि आप मत जाइए वरना कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है। और उसके बाद भी केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। दूसरा, टेनी महाराज जो हैं वो किसके अंडर में है? अमित शाह जी के अंडर में काम कर रहे हैं, यानी मोदी जी के एक तरीके से लेफ्ट हैंड हैं, एकदम कहा जा सकता है। और मीडिया में जो चर्चाएं आ रही है वो आ रही है कि योगी जी के बीच और मोदी जी के बीच जो है वो सब कुछ जो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब चल रहा है नहीं चल रहा है इस पर हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मीडिया की खबरें हैं वो वही खबरें हैं। तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि इस घटना के पीछे भी हो सकता है, जिस तरीके से ये इसको अंजाम दिया गया, तो ये रहा हो कि योगी जी जो है एकदम से बैकफुट पे आ जाएंगे और इसका नुकसान जो है वो योगी जी को होगा, जो कि हो चुका। अब उसकी भरपाई संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके जवाब में योगी जी ने भी जो है वो मोदी जी को भी लपेट दिया है। और अगर इस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ ये बर्ताव नहीं किया गया होता, तो इसकी धमक पूरे देश में नहीं पहुंचती। और इसकी धमक जो है वो सिर्फ दिल्ली में या लखनऊ में या लखीमपुर तक नहीं है, पूरे देश में धमक है। और इसके साथ साथ जिन राज्यों में चुनाव है उनमें खासतौर से पंजाब भी है, जहां भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो पर्दे के पीछे से अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन करा पाई है, तो इसकी धमक उस पंजाब में भी पहुंची है। तो ये कुल मिला के नुकसान जो है ये मोदी जी को भी हो गया और इसकी भी भरपाई अब संभव नहीं है। और जिस तरीके से भी किसान आंदोलन और आगे बढ़ेगा, तो ये नुकसान कुल मिलाकर के केंद्र सरकार को भी अब पहुंचाएगा। हालांकि बीच में जो था, जिस तरह की खबरें आ रही थी, उसमें लग रहा था कि सरकार कुछ मैनेज करने जा रही है अमरिंदर सिंह के माध्यम से या किसी तरीके से जो कुछ है वो चीजें कुछ करने के लिए आ रही है। अब चाहे आप किसान कानून को मैनेज कर लीजिए, चाहे आप किसानों को मैनेज कर लीजिए, किसको भी कर लीजिए, कि जो क्रूर चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जो जनता के सामने आया है, अब उसकी भरपाई जो है वो किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि संभव नहीं है। तो इसका नुकसान जो है वो कुल मिलाकर के अब केंद्र को भी होगा और दिल्ली को भी होगा, मतलब यूपी को भी होगा, दोनों को इसका नुकसान होगा। अब आप इसकी भरपाई करने के लिए कुछ भी कहते रहिए। अब ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि सब राजनीति हो रही है, कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, तो भाई राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक मुद्दा है तो उस पर राजनीति होगी, भजन नहीं होगा। और जिनको भजन करना मठों में बैठ करके वो खुद राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में बने हुए हैं। तो जब मठ में बैठा हुआ व्यक्ति राजनीति करेगा, तो जिसका काम राजनीति करना है, तो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करेगा तो कब राजनीति होगी? और राजनीति होती किस लिए है? राजनीति अगर जनता के सवालों पे नहीं होगी, राजनीति अगर जनता के दुख दर्द पे नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को डूब मरना चाहिए अगर इस पर राजनीति नहीं हो। और मुझे लगता है कि चुल्लू का डूब मरने का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जो बार बार इस बात को कह रही है कि इस पर राजनीति हो रही है।
तो अगर इस पर राजनीति नहीं होगी, बिल्कुल अमलेंद्र जी आपके पास आएंगे। साधना भारती को जाना है और एक सवाल मैं इनसे लेना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साधना जी, आपकी पार्टी के नेता प्रमुख रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें वो बिल्कुल प्रमुखता के साथ, मुखरता के साथ बोलते हुए और वहां पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन उसके बाद भी और कई जगह जाने से पहले उन्हें रोका गया। पिछले साल के घटनाक्रम को भी याद कीजिए, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी बैकफुट पर, जो आज हम लिख रहे हैं, हालांकि बैकफुट पर योगी सरकार, लेकिन बैकफुट पर कांग्रेस हमेशा दिखाई देती रही है। और मीडिया के एक धड़े में आप लोगों के बारे में यही कहते सुना गया है कि आप लोग अवसर की तलाश में रहते हैं। ये अवसर की तलाश है या कुछ और है? जरा समझाने की कोशिश, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिर सब कुछ करने के बाद भी आप लोग जो हैं वो बैकफुट पर नजर क्यों आते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये कहना गलत हो जाएगा कि हम बैकफुट पर हैं। ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में शायद ये खूबसूरती होती है राजनीति में कि एक दल जो एक समय पर 2 सांसदों का था वो आज देश में शासन कर रहा है। हमने इस तरह की हिटलरशाही नहीं दिखाई, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 2 से इनके इतने सांसद भाजपा के बढ़ पाते। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने डेमोक्रेसी में बहुत हम लोग यकीन रखते हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर हो चाहे वो देश के अंदर हो। लेकिन आज जो लोकतंत्र की धज्जियां जिस तरह से उड़ाई जाती हैं, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करके हो, चाहे वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का उपयोग करके हो, और इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है आदरणीय राजीव जी, कि आज आपके जैसे चैनल, आपके जैसे पत्रकार जिस तरीके से आवाज उठाते हैं, अगर वैसी ही आवाज जो और मीडिया के जो चैनल्स हैं अगर वो उठाएं, तो मुझे लगता है कि जो पिछड़े, वंचित, शोषित जो आज लोग हैं, या जो ये घटना हुई इसमें न्याय बहुत पहले मिल जाता। प्रियंका गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठाए जाते और विपक्ष से ना पूछकर सत्ताधीशों से ये पूछा जाता कि भाई आप कब बर्खास्तगी करेंगे, आप कब इस्तीफा देंगे नैतिकता के आधार पर, और आपके जो शहजादे हैं उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, कब सरेंडर करेंगे। कुछ तो पूछा जाता और कुछ तो बताया जाता, परंतु आज भी लीपापोती का काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है इसीलिए ये कहना गलत होगा कि हम बैकफुट पर हैं। चाहे आप किसानों का भूमि अधिग्रहण बिल देख ले, चाहे आप मंदसौर के अंदर जो घटना का भी जिक्र किया भी आपके पैनल में बैठे आदरणीय पत्रकार ने, कि एक जो मंदसौर के अंदर घटना हुई उस समय पर भी आदरणीय राहुल जी गए। हाथरस में घटना हुई तब भी कांग्रेस ने अग्रसर होकर भूमिका निभाई पिछड़ों वंचितों के लिए। उन्नाव की घटना हुई तब भी हमने आवाज उठाई। तब कौन था आरोपी? तब थे विधायक कुलदीप सेंगर, गृह राज्य मंत्री रहे चिन्मयानंद। तो आज ये पूछा तो जाना जरूरी है ना कि भाई आप कांड भी आप करते हैं, हत्याएं भी आप कराते हैं, लाशें भी आप बिछाते हैं। हम अगर न्याय की गुहार लगाएं तो उसको आप राजनीति करार दे देते हैं। तो मैं तो डंके की चोट पर कहती हूं कि अगर न्याय की गुहार लगाना, अगर लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना, न्याय के लिए आवाज उठाना राजनीति करना है, तो हाँ, हम समाज सेवा करने के लिए राजनीति जरूर कर रहे हैं, और राजनीति को हमने मार्ग बनाया है कि हम शोषित, पीड़ितों और वंचितों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज की दशा क्या हो गई है कि आज की दशा है कि अहिरावणवादी आतताइयों के खिलाफ यदि बुद्धिजीवी विपक्ष या बुद्धिजीवी कोई व्यक्ति अगर न्याय की गुहार लगाएंगे तो फिर उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया जाता है। और मैं तो कहती हूं कि वास्तव में असलियत यह है कि जो गॉडसेवादी गैंग के गुर्गे हैं, जो गॉडसेवादी गैंग के जो गुर्गे हैं, जो गॉडसेवादी विचारधारा को समर्पित है, वही असलियत में टुकड़े टुकड़े गैंग है। वही देश को आज मुझे लगता है दरार डालने का काम करते हैं, देश की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और इसीलिए किसानों को मवाली कह दिया जाता है, आतंकी कह दिया जाता है, खालिस्तानी कह दिया जाता है, पाकिस्तानी कह दिया जाता है। राहुल जी जब जाते हैं तब मीडिया कहीं ना कहीं मुखर होकर नहीं आवाज उठाती। बहुत कम माध्यम रह गए हैं जहां सच्ची आवाज को उठाया जाता है। जैसे आपका चैनल है, आप निष्पक्षता के साथ राजीव जी अपनी बात रखते हैं और हमारी शालीनता के साथ सुनते भी हैं। परंतु आज बाकी जो मीडिया का माध्यम बने हैं, जो चैनल, मुझे नहीं लगता कि उन पर आज इतनी निष्पक्षता के साथ जनता देखती है। और वो समय समय पर कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें भी आती है, हम देखते भी हैं। तो कोई बैकफुट पर नहीं है, ये एक राजनीति है और राजनीति इसी हिसाब से चलती है। लोकतंत्र है, जीतते हैं, हारते हैं, मतभेद होते हैं मगर मनभेद नहीं होते, और मतभेद चलते रहते हैं। अगर लोकतंत्र में मतभेद ही नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र थोड़ी ना रह जाएगा राजीव जी, फिर तो राजतंत्र हो जाएगा, और राजतंत्र हम होने नहीं देंगे। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी और आज उनका लहू जिनकी रगों में बह रहा है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, वो आतताइयों से लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात यही कहकर खत्म करूंगी कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पल
दफा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये सरकार घुटने नहीं टेकेगी। सिर्फ मुआवजा देने से, आप मुआवजा दो हम मना नहीं करते, आप सरकारी नौकरियां दो हम मना नहीं करते, परंतु गिरफ्तार करो आरोपी को, सलाखों के पीछे डालो। अगर सत्ताधीश ही न्यायाधीश बन जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो न्यायालयों का क्या काम रह जाएगा? तो फिर ये जस्टिस का क्या काम रह जाएगा? तो कानून व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा हिंदुस्तान में? तो आज भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता और सत्ताधीश जो कि अपने शहजादे को बचाने के लिए वकालत कर रहे हैं, कानून को तोड़ने का भी काम करते हैं और टूटते हुए कानून की दुहाइयां देते हैं और हमें कहते हैं कि हम कानून के अंदर में रहकर काम करें। तो इन्हें 2 दिन पहले क्यों संविधान की जो जितनी प्रक्रिया है याद नहीं आई? क्यों उन्हें ये याद नहीं आया कि 144 धारा में 4 लोग तो जा सकते हैं? तो प्रियंका जी तो मात्र एक व्यक्ति को लेकर गई थी, क्यों आपने मिलने नहीं दिया? इसका मतलब आप मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे, आप हत्याएं करेंगे और आंदोलन भी नहीं करने देंगे। आप विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकते। हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका मुखरता से हमेशा रही है और मीडिया भी विपक्ष की आवाज को उठाता है। और मीडिया जो कि अंतिम व्यक्ति है, अंतिम छोर पर बैठा है, उसकी आवाज को जो ऊपर बैठा हुआ जो प्रथम व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का माध्यम बना है हमेशा से। परंतु आज वो भूमिका कहीं धुंधली मुझे दिखाई देती है कई प्लेटफॉर्म्स पर। और मुझे लगता है ये कहना ठीक होगा इस समय पर कि आज की आवश्यकता, और हम लगातार मांग कर रहे हैं राजीव जी, मैं आपके डीबी लाइव के माध्यम से भी जितने दर्शक देख रहे हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि कांग्रेस की स्पष्ट मांग है, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हमारी सिर्फ यह मांग है कि आप सबसे पहले अजय मिश्रा को बर्खास्त कीजिए। दूसरी मांग है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कीजिए। तीसरी मांग हमारी है कि तीनों काले कानूनों को तत्काल रद्द कराइए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए, क्योंकि इसी कानून की दुहाइयां प्रधानमंत्री मोदी जी जब कंज्यूमर ग्रुप ऑफ अफेयर के जब अध्यक्ष थे, जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जब अध्यक्ष रहे, तब स्वयं उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखकर रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें पेज नंबर 19 में ये कहा था कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। जब आप खुद पूर्ण बहुमत में हैं तो फिर आप अपने वादों से क्यों मुकर रहे हैं? लोकतंत्र को ठोकतंत्र मत बनाइए, लोकतंत्र को लूटतंत्र मत बनाइए, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को मुखर रहने दीजिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमको हम बने रहने दे तो अच्छा है, ये हाथ से हिंदू मां से मुसलमान मत बनाइए, ये हम की ताकत हिंदुस्तान को मजबूत बनाती है। और इसी के साथ मैं कहूंगी कि शालीनता और शांति बनी रहनी चाहिए हिंदुस्तान में, वो जरूरी है। हम कोई अशांति नहीं चाहते, केवल हम आताताइयों से लड़ाई करने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही मेरी विनती है जनता से कि हम कोई राजनीति करने का काम नहीं कर रहे हैं। और ये जनता, अब मुझे लगता है लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो ये आज की डेट में आप कहते हैं ना गेंद किस पाले में है, तो गेंद अब जनता के पाले में है। और यही जनता, अहंकार में तो देखिए ना दुर्योधन का अहंकार बचा ना रावण का बचा, तो ये तो मात्र मोदी जी हैं, ये तो मात्र योगी जी हैं, इनका अहंकार तो अवश्य ही चूर हो जाएगा और सत्ता से सड़क का रास्ता जल्द ही मुझे लगता है जनता इन्हें जरूर दिखा देगी। जी, सत्ता से सड़क और संसद से सड़क, ये बातें बहुत, मतलब ये जो शब्द है ये बहुत आप सुनते रहते हैं दोस्तों। और खासकर विपक्ष का जो रास्ता होता है वो सड़क का होता है और सड़क पर इस वक्त दिखाई दे रहा है विपक्ष, और खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बात, महत्वपूर्ण बात यहां सामने आई है, आज दिन भर एक चर्चा और भी चलती रही। 45 लाख बनाम 50 लाख, ये 45 लाख जो है वो योगी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, जो मृतक हैं जिनकी जान चली गई 8 लोगों की, उनके लिए। और जो कांग्रेस शासित राज्य खासकर छत्तीसगढ़ और पंजाब ने 50-50 लाख का ऐलान किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनका जो 50 लाख है वो सिर्फ 4 लोगों के लिए, किसानों के लिए, और हमारा 45 लाख 8 लोगों के लिए है। और ये 45 जो है वो भारी है 50 पे। ये मुआवजे का खेल जो है और इसमें जो राजनीति हो रही है, जरा समझना चाहूंगा आप क्या समझते हैं और इसको किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से एक बात है कि दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं और वहां एक ऐसी घटना में शामिल होने जा रहे हैं जहां एक दुखद बातें हुई हैं। तो उसमें जो भी लोग मारे गए हैं वो तो स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी है, वो दे रहे हैं। और लेकिन यहां भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार है, चन्नी की सरकार घोषणा कर रही है, तो वो चुन करके 4 को आप दे रहे हैं और 4 को नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब एक तरह से पूरी घटना का एक फैसला भी हो जाता है
कि नहीं हम इस तरफ हैं और हम उस तरफ नहीं हैं। तो ये एक राजनीतिकरण तो स्वाभाविक रूप से होता है। तो सरकारी मुआवजे में कम से कम ये बातें नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या कोई और सरकार हो, उस सरकार की तरफ से आप मुआवजा दे रहे हैं और वो उस मुआवजे पर कोई हम इसके साथ हैं या हम उसके साथ हैं, उस हिसाब से मुआवजे का वितरण नहीं होना चाहिए। ये बात तो मेरा अपना मानना है जी। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सीधा आना चाहूंगा राजेश जी, राजेश बादल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये पूरे घटनाक्रम में एक पहलू और भी है जो हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल जा रहे हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप लग रहे हैं, राजनीति की बात हो रही है, सब कुछ चलिए अपनी जगह पर है, लेकिन एक पहलू किसानों का है। किसानों की बात करने से पहले आज 4 दिन बाद राकेश टिकैत, 4 दिन नहीं माफ करें 3 दिन बाद कहें या 72 घंटे बाद कहें, राकेश टिकैत का एक ट्वीट आया है। उनका ट्विटर हैंडल में खंगाल रहा था, तो 4 तारीख के बाद आज 6 तारीख है, हाँ 2 दिनों से कोई ट्विटर हैंडल पे कुछ भी उनका नहीं देखा। अभी एक ट्वीट आया है, सबसे पहले उस ट्वीट को देखते हैं, उसके बाद उसी से संबंधित एक सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। जरा जल्दी से उनके ट्वीट को दिखाइए। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी व उसके लड़के, उनके बेटे की तय समय में गिरफ्तारी, रिटायर्ड जज की कमेटी से निष्पक्ष जांच सहित सभी मांगे सरकार किसान शहीदों के भोग से पहले पूरा करे, अन्यथा संयुक्त मोर्चा बेहद कड़ा फैसला लेगा। ये अभी एक जो बहुत ही एक गंभीर परिस्थिति जो अभी बनी हुई है, और इस गंभीरता के बारे में आपने शुरुआत में बात कही भी थी राजेश जी, और उस गंभीरता को देखते हुए ये जो इनका जो बयान है, ये भी एक गंभीर बयान यहाँ दिखाई देता है, और साफ साफ ये कि आप हमारी मांगों को, जो मांग है उसको मानिए, वरना संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो कड़ा फैसला लेगा। जरा ये समझना चाहूंगा, संयुक्त किसान मोर्चा के तहत ये 10 महीनों से आंदोलन चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। किसान आंदोलन को बहुत नजदीक से कवर करते हुए और पूर्ण रूपेण मैं खुले मंच से बोलता रहा हूं कि इनके आंदोलन का और ऐसे तमाम आंदोलनों का मैं पर्सनली और हमारा चैनल और हमारा मीडिया संस्थान समर्थन करता रहा है, करता रहेगा, और आज भी समर्थन कर रहा हूं खुले तौर पे। लेकिन बात यह है कि इस बीच राकेश टिकैत की भूमिका को लेकर के भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें भी हुई हैं कि ये पूरा घटनाक्रम जो है, इस घटनाक्रम में राकेश टिकैत को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं निभाई। आज एक अखबार में भी कुछ खबर छपी है, आप देखे होंगे शायद, इंडियन एक्सप्रेस की खबर में बता रहा हूं राकेश टिकैत को लेकर के और पूरे मसले को लेकर के कि राकेश टिकैत को कैसे आगे करके योगी सरकार जो है वो बचने की कोशिश की, या राकेश टिकैत ने इनडायरेक्ट रूप से बचाया है। आपका क्या मानना है, आपके सोर्सेज रिसोर्सेज क्या कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम में संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत और इस पूरी जो किसान मोर्चा या आंदोलन का की जो भूमिका है? क्योंकि एक देखे किसान आंदोलन की तरफ से राजेश बादल जी तो एक गंभीर ही नहीं, बहुत ही अजीब टाइप की ये घटना घटी है, और चाहे वहां किसानों की मौत हो, चाहे वहां सामान्य नागरिक की मौत हो, चाहे वहां पत्रकार की मौत हो, लेकिन जिस प्रकार रौंदा गया है और वो साफ दिखाई दे रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूं लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मैं आपको सच बताऊं तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, वो सीन बिल्कुल सामने आ जाते हैं। जितनी बार आंखें बंद करता हूं, एक थार जीप जो है वो निहत्थे किसानों के ऊपर, आंदोलित किसानों के ऊपर जो शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी चढ़ा देता है। इससे विभत्स, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा समझना चाहूंगा आप इस पूरे घटनाक्रम को, और खासकर किसान की भूमिका को लेते हुए, राकेश टिकैत की भूमिका को लेते हुए, और इस ट्वीट को इसलिए मैं सामने रखा हूं ताकि आपकी अपनी बात जब आप रखेंगे तो ये ट्वीट भी आपके सामने होगा। राजीव जी, ये ठीक बात है कि जो आज का राकेश टिकैत का जो ट्वीट है वो उनकी सदाशयता, अगर मैं बहुत ही एक पत्रकार के नाते नहीं, एक सामान्य दर्शक और प्रेक्षक के नाते अगर देखता हूं तो उसमें उनकी सदाशयता झलकती है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं एक पत्रकार की नजर से उसको देखना चाहता हूं, उसको पढ़ना चाहता हूं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से ताबड़तोड़ दूसरे दिन वो पहुंचे थे, वहां आंदोलनकारी किसानों और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ उनका समझौता कराया और उस मामले को एक तरह से बढ़ने से पहले उन्होंने नियंत्रित कर लिया। इसके बाद उनके ऊपर ये सवाल उठे थे
कि उन्होंने इस आंदोलन को में योगी सरकार के एक पक्षकार की तरह से उन्होंने उसको हित संरक्षण किया और जल्द से उसको दफन करने की कोशिश की। अब अगर आज के इस ट्वीट को आप देखना चाहें तो इस ट्वीट में भी वो पहली ही लाइन वो फिर एक बार योगी सरकार के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। योगी ने कल ही एक बयान दिया है, आज ही शायद मैंने देखा उनको, कि उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी राजा हो या रंग किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक बात, इससे एक संकेत मिलता है। दूसरी तरफ वो राकेश टिकैत अपने ट्वीट पे ये बात कहते हैं कि अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे को गिरफ्तार किया नहीं गया तो संयुक्त किसान मोर्चा फिर कड़ा रुख अपनाएगा। इसका अर्थ ये है कि दबाव बनाना पड़े, ये केंद्र सरकार के ऊपर भी दबाव है और योगी सरकार की तरफ से एक संदेश भी है कि अब इस मामले में अजय मिश्रा टेनी को और उनके बेटे को गिरफ्तार जरूर किया जाना चाहिए। जिस मंत्री पर कानून और व्यवस्था की रखवाली की जिम्मेदारी है, अगर उसकी गिरफ्तारी की मांग राकेश टिकैत कर रहे हैं तो इसका अर्थ सीधा सीधा है कि वो अब योगी भी इस मूड में आ गए हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीकों से इस मामले में वो अब केंद्र से दो हाथ करने के मूड में मुझे तो नजर आता है। को अब वो कैसे इस, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके अस्तित्व पर, उनकी सरकार पर, उनके अपने ऊपर भी ये बहुत बड़ा आक्रमण है। दूसरी चीज जो आपने कही है, इसके बहाने के लोग देखिए किस तरह से विवश है और कुचलता हुआ है। मुझे इसमें एक खतरा और राजीव जी नजर आता है। मैं ये देखता हूं कि हम कैसे अपने इस डेमोक्रेसी में एक तरफ हम आलोचना करते हैं कि मंत्रियों के बेटे, विधायकों के बेटे और उनके इस तरह से जो प्रमोट किया जाता है, ये परंपरा ठीक नहीं है। और तब यही जनप्रतिनिधि बचाव में कहते हैं कि अगर वो जनसेवा करना चाहते हैं तो फिर आपत्ति क्या है, किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि अगर ये लोग, जिनका खुद भी दागदार इतिहास अतीत रहा है, अगर अपनी नई नस्लों को कुछ इस तरह से लोकतंत्र की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये रास्ता देश के अच्छे भविष्य की ओर नहीं ले जाता है। हम एक ऐसी अंधी सुरंग में दाखिल हो रहे हैं। वो एक आशंका में देख रहा हूं कि जहां नई नस्लें कुछ इस तरह से ट्रेनिंग लेके लोकतंत्र की ले रही हैं जो तानाशाही की तरफ जाता है, मध्ययुगीन बर्बरता की तरफ ले जाता है और एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय हद तक जाने की सीमा तक लेके जाता है। तो ये इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए उस निंदा को हमें वो कम है। लेकिन एक बात, क्योंकि अब शो का समय खत्म हो रहा है और आप ये प्रश्न नहीं आया, मैं एक और बता दूं आपको कि 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। सियासत अक्सर जो सरकारें होती हैं वो ये देखती हैं कि जनता के बीच में जब मुद्दे बहुत गंभीर हो जाते हैं तो वो एक मुद्दे से लोगों का ध्यान बटाने के लिए दूसरा एक बड़ा मुद्दा कर देते हैं। अभी इससे पहले आपको मालूम है कि पेगासस वाले मामले पर किस तरह से सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के ने जिस तरह से निशाना बनाया था, केंद्र सरकार को लेने के देने पड़ गए थे। और अभी भी वो भूत पेगासस का उसने पीछा नहीं छोड़ा है। तो पेगासस के प्रेत से पीछा छुड़ाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा कर दो, ये भी एक कई बार ऐसे होता है। अफगानिस्तान में तालिबान के मामले में आपने गलती की, वो एक होता है। कोरोना कोविड में जो नाकामियां हुई हैं वो आपने देखा है, उसमें भी गलतियां हुई हैं। चीन और पाकिस्तान से जिस तरह से विदेश नीति के संदर्भ में निपटने में गलतियां हुई हैं वो आपने देखा है। तो महंगाई पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो बंगाल अभी इसलिए हारे हैं। तो जब आप जनता के बीच में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर समाधान करने वाला एक्शन नहीं ले पाते हैं, उनकी आकांक्षाओं को शांत नहीं कर पाते हैं, तब आप एक और दूसरा नकली मुद्दा गढ़ देते हैं। तो जो साजिश वाली बात प्रेम कुमार जी ने कही है, मैं बार बार उसको दोहराना चाहता हूं कि मुझे उसमें आंशिक तौर पे सच्चाई नजर आती है। राजीव जी और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक मामला और भी आता है यहाँ पे, और राजेश माफ करें, अजय मिश्रा के बारे में। अमलेंदु जी, अजय मिश्रा शायद ब्राह्मण ही हैं, उसी कम्युनिटी से हैं, और इस वक्त जब राजनीति चल रही है, ब्राह्मणों को लुभाने रिझाने की राजनीति जब उत्तर प्रदेश में चल रही है, और उस खेमे से एक को मंत्री कैबिनेट में लेकर के आना, और जब
पिछड़ों और ब्राह्मणों को साधने की जुगत में जब लगी हुई थी केंद्र सरकार और खासकर योगी सरकार, और केंद्र में एक को लाना और एक ब्राह्मण को उधर लेके जाना, अपने योगी सरकार अपने कैबिनेट में लेकर के आए जितिन प्रसाद को, तो आपको लगता है कि यहाँ जो बचाने की जो कोशिश हो रही है, अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब पिछले 72 घंटों में अगर अजय मिश्रा टेनी ने इस्तीफा नहीं दिया, दूसरी तरफ उनके बेटे साहब जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं और इंटरनेट और तमाम चीजें बाधित की गई हैं, कितनी चीजें वहां हो रही होंगी जो पता नहीं है, हम लोगों तक वैसी खबरें नहीं आ रही हैं, इसमें क्या एक ये एंगल भी आता है, जातिगत जाति आधारित एंगल भी आता है इस पूरे मसले को अगर देखें, जहां उन्हें यानी कि अजय मिश्रा के बेटे और अजय मिश्रा को बचाने की कोशिश हो रही हो? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि अजय मिश्रा को बचाने की कोशिश जो है वो शायद राज्य सरकार की तरफ से उतनी ना हो रही है जितनी केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। और चूंकि योगी जी के हाथ लगता है कुछ बंधे हुए हैं, और अगर योगी जी वास्तव में सक्षम मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि वो हैं भी सक्षम मुख्यमंत्री हैं, लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चलवा देते हैं, कुर्की भी करवा लेते हैं, तो योगी जी को अपना जो है वो रौद्र रूप दिखा देना चाहिए कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा, वो चाहे टेनी हो चाहे कोई, तो उनको कर लेना चाहिए। चूंकि एफआईआर तो है, देखिए जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, हम लोगों ने भी नहीं देखी एफआईआर, लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि शायद उसमें टेनी जी का भी नाम है और उनके बेटे का तो नाम है ही, ये तो स्पष्ट मतलब आ ही चुका है। और अगर नहीं भी है टेनी जी का नाम तो वो बाद में आ जाएगा, जांच में भी आ सकता है, जो भी कुछ है, चूंकि बहुत सी चीजें आ रही हैं उसमें उनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये सवाल जो है मोदी सरकार के ऊपर भी है कि आपने कैसे एक हिस्ट्री शीटर को और गृह राज्य मंत्री बना दिया, तो ये भी अब चीजें सामने आ रही है। तो अब वो टेनी जी को बचाया जाए या क्या बचाया जाए, तो अब अगर मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या ये साबित करना चाहती है कि ब्राह्मणों के नेता गुंडे ही होंगे? मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी सवाल होना चाहिए कि अगर ब्राह्मण बता के टेनी को आप बचा रहे हैं तो क्या ब्राह्मणों के नेता गुंडे होते हैं क्या? ब्राह्मणों के नेता आज तक तो गुंडे नहीं हुए। ब्राह्मणों के नेता पंडित कमलापत त्रिपाठी हुआ करते थे, गुंडे तो नहीं थे। ब्राह्मणों के नेता एनडी तिवारी थे, गुंडे तो नहीं थे। ब्राह्मणों के नेता हेमवती नंदन बहुगुणा भी थे, गुंडे तो नहीं थे। तो गुंडे ब्राह्मणों के नेता कब से होने लग गए? तो भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मणों को के नेता के रूप में गुंडों को पेश करेगी, मुझे लगता है कि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। और गुंडा चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे कोई भी, वो गुंडा गुंडा है, वो जो है वो किसी का नेता वेता नहीं। और जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ तो टेनी जी खुद अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो क्या है और क्या नहीं है, तो इस पर कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए कि वो क्या है। तो ब्राह्मण में आकर के वो खुद बता रहे हैं कि वो क्या है। मुझे लगता है कि ये सवाल जो होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। और अगर ये कुछ चल रहा है, लेकिन जो मुझको लग रहा है कि इस बहाने जो है, मतलब अभी तक जो दांव रखा जा रहा था योगी जी के ऊपर कि हैलोजन बल्ब सब बदल दिए जाएंगे, तो वो उस बदलने में अब नाकामयाब रहे। तो अब योगी जी भी चाहते हैं कि जो कुछ करना है वो कर लो, चूंकि 2022 में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो भी हिसाब किताब करने हैं वो अभी सब हिसाब किताब कर लीजिए। तो ये इनकी आपस की भी जो है उसका भी एक परिणाम इस तरीके से आ रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इनकी आपस की प्रतिद्वंदता या आपस की लड़ाई जो है, जो कुछ भी कही जा रही है, उसका दुष्परिणाम जो है वो प्रदेश की जनता और देश की जनता जो वो भुगत रही है। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से चीजें हो रही हैं और जिस तरीके से इनको पेश किया जा रहा है, और मीडिया भी जिस तरीके से इन सब चीजों को पेश कर रहा है, सब ब्राह्मणों के नेता हैं और कुछ चल रहा है, इसलिए ब्राह्मणों को बचाना है, तो टेनी को बचाना ब्राह्मणों को बचाना नहीं है। ब्राह्मणों को बचाना वो था जब 400 फर्जी एनकाउंटर हुए तब बचाया था ब्राह्मणों को, उनके साथ कोई खड़ा होता, कोई खड़ा नहीं हुआ। तो टेनी जी को बचा के उन 400 ब्राह्मणों के एनकाउंटर पे जो पर्दा नहीं पड़ा जाएगा, तो ये जो है जो टेनी जी जो है वो ब्राह्मण होंगे, हो सकता है ब्राह्मण हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मणों के नेता नहीं है, ये पक्की बात है। जी राजीव, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के नेता रहें ना रहें, यहाँ सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि एक बात लगातार ये उठ रही है, और खासकर जिस योगी सरकार पर लगातार ब्राह्मणों को
हाशिए पर ले जाने का आरोप लगता रहा हो, और जो योगी सरकार पिछले 6 महीने में ब्राह्मणों को खुश करने के लिए और लगातार उनको अपने खेमे में लाने के लिए, और इतना ही नहीं, न सिर्फ योगी सरकार, और चूंकि योगी जी हैं और बीजेपी जो है वो अभी सरकार में है, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और तमाम ऐसे सम्मेलन किए जा रहे हैं जहां अगड़े ही नहीं, खासकर ब्राह्मण जो हैं वो इनके खेमे में आए, और इसके लिए समाजवादी पार्टी भी आगे है, इसमें बीएसपी भी आगे है, लेकिन वो चूंकि विपक्षी दल हैं तो उनकी बात यहां करना जरूरी नहीं है। जरूरत यह है कि आज जो कुछ भी हुआ है, और खासकर लखीमपुर खीरी में, वो घटना नहीं दोहराई जानी चाहिए, ये बात, और इस चीज को अश्योर करने के लिए योगी जी को आगे आना चाहिए। और बिल्कुल सही कह रहे थे अमलेंदु जी कि इतने एनकाउंटर्स हुए, इतनी सारी चीजें हुई, और ये कहा गया कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था जो है वो बहुत ही मजबूत हुई है। तो क्या कानून व्यवस्था मजबूत है? ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि एक नहीं कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां योगी सरकार बैकफुट पर नजर आई है, और लगातार, चाहे बच्चियों के बलात्कार का मामला हो, चाहे दलितों के दमन का मामला हो, चाहे पिछले दिनों गोरखपुर की घटना जो घटी उसका मामला हो, यानी मनीष गुप्ता वाला मामला हो, चाहे अब लखीमपुर खीरी में निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाना और उन्हें रौंद डालना, मार डालना, ये घटना हो। और ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि योगी सरकार कहां है और किस जगह पे वो आज की तारीख में दिखाई दे रही है। हमारे साथ 3 मेहमान अभी जुड़े हुए हैं, आप तीनों से विदा लेने का समय हो गया है। राजेश बादल जी, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने अपने विचारों से अवगत कराया, बहुत धन्यवाद। प्रेम कुमार जी, आपको बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद अमलेंदु उपाध्याय जी आपको भी कि आप तीनों जुड़े रहे एक छोटे से 1 घंटे के कार्यक्रम में, और बहुत तमाम चीजों के बीच में आप लोगों की बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार, बहुत सारे सवाल मेरे पास रहते हैं जो नहीं ले पाता हूं, लेकिन ये जरूर हमारी कोशिश रहती है कि एक जिस्ट इसमें से निकालकर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, देश दुनिया को पहुंचाएं, और हमेशा मैं ये कहता हूं कि हम और आप मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करें, यही इस मंच से एक पैगाम हम देने की कोशिश करते हैं। आप तीनों को बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथ जुड़ी रही साधना भारती, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उनको जल्दी जाना था, किसी दूसरे चैनल पर बैठना था, वो चली गई, लेकिन फिर भी उनको भी धन्यवाद, और आप तीनों को भी बहुत धन्यवाद। और साथ में तमाम हमारे दोस्त साथी शुभचिंतक जो बने हुए हैं, अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं, रख रहे हैं। एक बात यहां महत्वपूर्ण है कि विपक्ष को लेकर के लगातार बात होती है कि आखिर विपक्ष और खासकर कांग्रेस जो है यहां राजनीति, हर ऐसे मौके पर राजनीति करती है, या विपक्ष राजनीति करने निकल आता है, अखिलेश यादव राजनीति करने निकल आते हैं, तो राहुल गांधी राजनीति करने निकल आते हैं, प्रियंका गांधी राजनीति करने निकल आती हैं, लेकिन विपक्ष का काम क्या है ये तो समझना होगा। विपक्षी दल यानी वो राजनीतिक पार्टी हैं, और राजनीतिक है, पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो उनको राजनीति तो करना ही है, लेकिन राजनीति करने के साथ साथ अगर वॉचडॉग की तरह अगर सरकार के ऊपर 2 ही हैं, जो मैं पहले भी बोला हूं इस कार्यक्रम में, एक पॉलिटिकल पार्टी में विपक्षी दल और दूसरा मीडिया, ये दोनों का काम होता है 2 आंख बंद करके सरकार के ऊपर नजरें गड़ाए रखें और ये देखें कि सरकार क्या गलत कर रही है। सरकार जो सही कर रही है वो अपनी विज्ञप्तियों के थ्रू, अपने प्रचार तंत्र के थ्रू जनता तक पहुंचाती है सरकार, लेकिन सरकार जो गलत करती है उसे ढकने की कोशिश करती है। हमारा यानी मीडिया का और विपक्ष का यही काम है, 2 आंख बंद करके आप इन चीजों को उजागर कीजिए कि सरकार कहां गलत है, और अगर आप गलती कर रहे हैं और चाहे मीडिया या विपक्ष अगर इस बात को उजागर करता है तो सरकार को भी नाराज नहीं होना चाहिए, सरकार को भी बदले की भावना के साथ नहीं आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां कहीं ना कहीं से यह आवाज आती है कि यहां किसी के साथ ज्यादती हुई, यहां किसी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ क्योंकि वो मीडिया का था और विपक्षी दल के आवाज के साथ आवाज बुलंद कर रहा था, या सरकार की इन बातों की, इन योजनाओं की परतें खोल रहा था। ये नहीं होना चाहिए। खैर, बहुत सारे साथी, दीपक तिवारी लिख रहे हैं तानाशाही की भी हद हो गई, अब आंदोलन नहीं गृह युद्ध की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी की हत्यारी सरकार की जितनी निंदा की जाए कम है। रॉयल इंजीनियरिंग कह रहे हैं, हे राजीव सर, बहुत धन्यवाद रॉयल इंजीनियरिंग प्रैंक आपको। कीमा अंसारी लिख रहे हैं, योगी जी सीएम के पोजीशन में कितने नंबर पर हैं, केजरीवाल और ममता और जगन मोहन उनसे आगे क्यों हैं, ये समझना होगा। कीमा अंसारी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सब्बा खैर भी लिख रहे हैं। देवेंद्र महीच हमारे साथ हैं, और फिर कायम खान लिख रहे हैं, राजीव सर ये सब घटना से मन बहुत उदास है। बिल्कुल, मेरा मन भी कायम खान जी बहुत उदास है, बहुत दुखी है।
और असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में इतिहास में पढ़ा था, अंग्रेज कितने क्रूर थे, लेकिन ये योगी मोदी सरकार तो उनसे भी ज्यादा क्रूर निकली। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अंग्रेज थे, वो हमारे देश के नहीं थे, लेकिन हमारे देश में ही अगर ऐसी घटना घटे तो असलम भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए और ये क्रूरता की हद है। और उसके अलावा उसैद अहमद हैं, कह रहे हैं कि राजीव रंजन जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपके इस कार्यक्रम के लिए जो कार्य किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए हम उतनी कम है। जो प्रोग्राम आपने किया है देश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर आप करते हैं। बहुत धन्यवाद उसैद अहमद भाई, आप देखते हैं, सुनते हैं और तारीफ के में 2-4 लाइन लिखते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपको बहुत धन्यवाद। गुलशन कुमार लिख रहे हैं कि संविधान सबके लिए है, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और शैलेश यादव हैं, अब की बार भैया अखिलेश लिख रहे हैं, और अखिल वर्मा लिख रहे हैं कि विपक्ष का काम है गलत होने पर सत्ता पर दबाव बनाना, लेकिन ये सरकार लोगों को यकीन दिलाती है कि राजनीति कर रहा है विपक्ष। बिल्कुल यही बात तो सबसे गंभीर बात है। बिल्कुल सही कह रहा है। असुर गेमर भाई भी हमारे साथ में हैं, अब्दुल जब्बार भी हैं, कमिल शेख हैं, अमित कुमार हैं, जावेद इकबाल हमारे साथ हैं, जो कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी हरकतों से बाज आ जाए वरना 2022 में एक भी सीट नहीं मिलेगी। मुजीफुर रहमान कह रहे हैं सर ये सब देख के अच्छा नहीं लगता, हमारे भारत देश में क्या हो रहा है ये सब। बिल्कुल अखिल वर्मा लिख रहे हैं कि 3000 किलोग्राम ड्रग्स पर मीडिया ने कुछ नहीं एपिसोड्स बनाए, लेकिन 10 ग्राम पर बवाल मचा रखा है। बिल्कुल, और बात जो कह रहे हैं ये आर्यन खान की बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3000 किलोग्राम पर कुछ नहीं और 10 ग्राम उससे भी कम पे बवाल मचाया हुआ है। यही मीडिया है, यही देश है, क्या कहेंगे। सब चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि सब डरे हुए हैं। सोनू चौधरी बीजेपी भगाओ लिख रहे हैं, मिराज अंसारी है, असलम चिश्ती कह रहे हैं आप लोग देश के जागरूक और साहसी पत्रकार हैं, हमें आप पर गर्व है, आप पर भी हमें गर्व है कि आप देखते हैं सुनते हैं। असलम भाई फ्रेंड्स चॉइस लिख रहे हैं, जलियांवाला हत्याकांड की याद दिलाती है ये नरसंहार बहुत दुखद। राजीव रंजन जी बिल्कुल फ्रेंड्स चॉइस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोनू चौधरी भी है, अमित कुमार, रिधि राही हमारे साथ में है, तैयब खान हमारे साथ में है इंशाअल्लाह लिख रहे हैं। तैयब खान सबके सपा के सरकार आएगी लिख रहे हैं। फिर विनोद अग्रवाल लिख रहे हैं त्याग पे पात्रा देंगे चाहिए आशीष मिश्रा और त्याग पत्र देना चाहिए आशीष मिश्रा को, अजय मिश्रा को, ये लिख रहे हैं। गुलशन कुमार लिख रहे हैं क्या हो गया है इस सरकार के आने से, सुनकर देखकर बहुत तकलीफ होती है। और ललित कुमार यादव जय श्री राम लिख रहे हैं और गुलशन कुमार भी हैं। फिर असलम चिश्ती अगर आर्यन खान का ये बयान देता कि मुझे ड्रग्स अदानी ने दिया है तो गोदी मीडिया और अंधभक्त उसको फौरन प्रोटीन पाउडर साबित कर देते। और बिल्कुल सही दीपक तिवारी लिख रहे हैं कि अंग्रेजों की सरकार से अधिक क्रूर निकली बीजेपी की हत्यारी सरकार, हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, हत्यारों को फांसी होना चाहिए। ज्ञान देवी भी हमारे साथ हैं। समीर शर्मा गुड नाइट सर लिख रहे हैं, आपको भी गुड नाइट। अबरार अहमद भी हमारे साथ, फिर ज्ञान देवी, अब्दुल जब्बार, सोनू चौधरी, रॉयल इंजीनियरिंग, शैलेंद्र पाल सिंह और तमाम साथियों, राज मोनीटर जय भीम लिख रहे हैं। ब्रजेश यादव भी हैं, शैलेंद्र पाल, कमील शेख, ज्ञान देवी, सोनू चौधरी, असलम चिश्ती और ज्ञान देवी, तैयब खान इंशाअल्लाह कम बैक एसपी गवर्नमेंट। तो अब आप लोगों से विदा चाहूंगा। प्रकाश चांद भी हमारे साथ, बीबी लाइव बेस्ट चैनल लिख रहे हैं, बीजेपी भगाओ। फिर हसमुद्दीन भी हमारे साथ में हैं और आशीष सक्सेना लिख रहे हैं कि हिस्ट्री विल रिमेंबर दैट मीडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ आवर कंट्री। वी रीड हिस्ट्री एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट, द प्रेजेंट सिचुएशन हैज शोन दैट कुड हैव हैपेंड देन। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आशीष सक्सेना जी। और मुलायम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुलशन कुमार भी जुड़े हुए हैं और रोहिन खान और आजम खान, राजीव यादव, सोनू चौधरी और सतवीर मिस्त्री और कमर सुल्ताना पक्कर और आजम खान भी हैं, सुरेंद्र सिंह हैं, दीपक तिवारी आपको बहुत बहुत आभार लिख रहे हैं। और सन्यासी राव पोलमार सेठी बहुत अच्छे
सत्यता को दिखाते हैं, लिख रहे हैं। बहुत धन्यवाद सन्यासी राव जी आपको। शैलेश यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम साथियों, अब आप लोग अमित वर्मा, अमित कुमार सब हमारे साथ जुड़े हुए, बनवारी लाल भी हमारे साथ में हैं और शेख अजीज भी हमारे साथ, फिर उसैद अहमद भी हमारे साथ लिख रहे हैं कि जो कल थे, उसैद अहमद लिख रहे हैं कि जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज वो कल नहीं रहेंगे। राजीव जी बिल्कुल सही, सबको एक ना एक दिन जाना है अगर फिलॉसफी की बातें करें, और सच्चाई भी यही है। सुरेंद्र सिंह भी हमारे साथ लिख रहे हैं, सुरेंद्र सिंह की राजीव जी आपका कार्यक्रम अच्छा है लेकिन यदि सच्चा नहीं, योगी सच्चाई नहीं कर रहे हैं, योगी सच नहीं कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं। अब चलिए आप लोगों से, दाग शाह भी हैं, आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे और तमाम बातों पे बहुत गंभीरता से आप सुनते हैं, लिखते हैं, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में रखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आप लोगों को बहुत धन्यवाद दोस्तों। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।